बच्चे कल हम लोगों ने जान लिया था अकाउंटिंग के बारे में। अकाउंटिंग बेसिकली आपकी स्टार्ट कहाँ से होती है? अकाउंटिंग के लिए स्टार्टिंग वर्ड है आपका बुक कीपिंग। बुक कीपिंग अकाउंटिंग का स्टार्टिंग वर्ड है। और अगर मैं इन दोनों वर्ड्स को आपस में क्लब कर दूं तो ये दोनों वर्ड्स आपस में एक वर्ड, सिंगल वर्ड में कन्वर्ट हो जाते हैं। दैट इज अकाउंटेंसी। अकाउंटेंसी कुछ नहीं है, ये इन दोनों का क्लब करके, अकाउंटेंसी इन दोनों को क्लब करके। बिना बुक कीपिंग के आप अकाउंटिंग नहीं कर सकते, और बिना अकाउंटिंग ही नहीं करोगे तो बेटा बुक कीपिंग किस काम की है बेटा। वैसे ही अकाउंटेंसी क्या है? थ्योरी प्लस प्रैक्टिस, थ्योरी प्लस प्रैक्टिस, इन दोनों का क्लब करके, इन दोनों को मिक्स करके हम लोग पढ़ते हैं अकाउंटेंसी को। ठीक है बच्चे, आगे अब हमें आज जो चीज़ें पढ़नी है वो आज है बेटा हमारे लिए अकाउंटिंग। जो हम बात कर रहे हैं, बुक कीपिंग तो बस एक रिकॉर्डिंग है, जबकि अकाउंटिंग क्या है बेटा? अकाउंटिंग आगे का, जैसे हमने कल भी बात की थी, रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग एंड समराइजिंग, ये दोनों वर्ड्स मिलके बनाते हैं बुक कीपिंग को। जबकि समराइजेशन या फिर एनालिसिस, ये सारा अकाउंटिंग का पार्ट होता है। मतलब मेजर पार्ट जो है अकाउंटिंग का है, और जो उसका माइनर पार्ट है उसको हम बोल सकते हैं वो बुक कीपिंग करती है। अब अकाउंटिंग आगे और हमारे लिए कैसे हेल्पफुल है, अकाउंटिंग हमारे लिए और कैसे हेल्पफुल है, तो उसके लिए हम जानते हैं पहले अकाउंटिंग के ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं। अकाउंटिंग के ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं, तो ध्यान देंगे बच्चे। कोर ऑब्जेक्टिव क्या है अकाउंटिंग की, तो ये आप देख पा रहे होगे, एक छोटा सा मैंने पिक्चर बना रखी है, उस पिक्चर में आप समझिए। सबसे पहले अकाउंटिंग का मेजर मेजर पर्पस क्या होता है? ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करवाना, ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्डिंग, ट्रांजेक्शन्स की रिकॉर्डिंग करवाना। अगर ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड ही नहीं होंगे तो उसके बिहाफ पे हम बुक कीपिंग करते हैं, बुक कीपिंग के बिहाफ पे बेटा आपकी अकाउंटिंग होती है। तो मेजर जो पर्पस है इसका वो रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजेक्शन, रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजेक्शन। मैं ऐसा ही बोल सकता हूँ रिकॉर्डिंग ऑफ एविडेंसेस, रिकॉर्डिंग ऑफ एविडेंसेस, सारे सारे एविडेंस को पहले कलेक्ट करना। सेकंड आता है बेटा, जब एविडेंस रिकॉर्ड हो गए तो उनके बेसिस पे हम निकालते हैं कंपनी का प्रॉफिट और लॉस, कंपनी का प्रॉफिट और लॉस। कोई जरूरी नहीं है कि कंपनी प्रॉफिट ही अर्न करे, क्या पता कंपनी लॉस अर्न कर रही हो, कोई जरूरी नहीं है, दोनों ही सिचुएशन हो सकती है। ठीक है, थर्ड आता है हमारे पास बेटा, थर्ड हमारे पास पोर्शन है फाइनेंशियल पोजीशन। फाइनेंशियल पोजीशन, कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन कैसी है, कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन है कैसी, उसके बारे में जानकारी लेने के लिए भी बेटा हमें अकाउंटिंग का यूज करना पड़ता है। क्योंकि इसमें और कुछ नहीं, आपके जितने भी अकाउंट्स बनते हैं, जैसे कि अगर मैं बात करूं अकाउंटिंग के लिए, तो अकाउंटिंग में बेसिकली क्या होगा, आपका ट्रेडिंग अकाउंट बनेगा, आपका इसमें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनेगा, और लास्ट में आपकी बनती है बैलेंस शीट। इन सभी से आपको अपने अकाउंट्स के बारे में थोड़ा बहुत नॉलेज मिल जाती है। ट्रेडिंग, हम जिस चीज़ का ट्रेड कर रहे हैं, जिस चीज़ का व्यापार कर रहे हैं, जिस चीज़ का बिजनेस कर रहे हैं, कुछ कंपनियां ट्रेडिंग करती हैं, कुछ कंपनियां बेटा मैन्युफैक्चरिंग करती हैं, तो वो मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट भी बनाती हैं, पहले मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट भी बनाती हैं। पर कुछ कंपनियां मैन्युफैक्चरिंग ना करके ओनली ट्रेडिंग करती हैं, सामान लिया और बेच दिया, तो वो ट्रेडिंग अकाउंट बनाती हैं। फिर ट्रेडिंग करने के बाद आपका होगा इनकम, और उस इनकम के बिहाफ पे हम डिसाइड करेंगे कि कंपनी को प्रॉफिट हुआ है कि कंपनी को लॉस हुआ है। एंड देन उसके बाद आता है आपका बैलेंस शीट। बैलेंस शीट के अंदर कुछ नहीं है, आपका असेट्स और लायबिलिटी को हम लोग रिकॉर्ड करते हैं सिस्टमेटिकली, कि भाई हमारे पास नेट असेट्स कितने हैं, नेट लायबिलिटीज कितनी है, ये हमने बात करनी है इसके ऊपर। तो ये है फाइनेंशियल पोजीशन के बारे में भी हमें अकाउंटिंग के अंदर से पता लग पाता बेटा। फिर आता है थर्ड पोर्शन, फोर्थ पोर्शन। फोर्थ के अंदर क्या है? असिस्टिंग टू मैनेजमेंट, असिस्टिंग टू मैनेजमेंट, मैनेजमेंट को समझाना। अब मैनेजमेंट कौन का मैनेजमेंट, हमने लास्ट क्लास बात की थी अकाउंटिंग के कितने कितने पार्ट्स होते हैं, 3 पार्ट्स होते हैं बेटा, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग, मैनेजमेंट अकाउंटिंग। तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग को आप वहां से लिंक मत कर देना बेटा कि मैनेजमेंट अकाउंटिंग वही होगी, नहीं, मैनेजमेंट अलग है। मैनेजमेंट जो कंपनी को रन करवा रहा है, जो कंपनी को चलाता है, तो वो क्या करता है, उसको भी फाइनेंशियल्स की नीड होती है, उसको भी फाइनेंशियल्स की नीड है, क्योंकि उसी के बिहाफ पे वो आगे की डिसीजन मेकिंग करेंगे कि हमें कंपनी के अंदर कोई चेंजेस करने हैं या नहीं करने हैं। जैसे एग्जांपल के लिए मैं वर्कर्स की बात करता हूं बेटा, मैनेजमेंट में मैं वर्कर्स की बात करता हूं, या सपोज करो मैनेजमेंट के ही वर्कर्स हैं जो मैनेजमेंट में काम कर रहे हैं। अब उनको भी तो डिसीजन मेकिंग करनी होगी कि भाई हमें फायदा हुआ है कि बेटा घाटा हुआ है। अब मैनेजमेंट भी अपने वर्कर्स को कैसे समझाएगा, वर्कर्स को अगर मान लो समझाना है उनको, तो मैनेजमेंट को इस तरह से, मैनेजमेंट वर्कर्स को इस तरह से पुश करता है, इस तरह से उनको समझाता है कि भाई देखो कंपनी को फायदा हुआ है तो आपको क्या मिलेगा,
दिवाली पे बोनस मिलने वाला है, आपको पैसे मिलेंगे, आपको गिफ्ट्स मिलेंगे, बहुत सारी चीज़ें हैं बेटा। लेकिन अगर मान के चलिए लॉस हुआ है तो अब वो उनको उस तरह से ट्रीट करते हैं कि भाई देखो हमें अपना प्रोडक्शन का मेथड चेंज करना पड़ेगा, आपको जो टाइमिंग है, आपकी अभी 8 घंटे की शिफ्ट होती थी, अब आपकी 9 घंटे की शिफ्ट होगी। तो इसमें क्या होगा, वर्कर्स को हम लोग क्या कर रहे हैं, असिस्टिंग टू मैनेजमेंट। मैनेजमेंट को पता लगा कि कंपनी को फायदा हुआ है कि घाटा हुआ है। अब कंपनी बेटा जो मैनेजमेंट है वो तो जाके रोज अपने अकाउंट्स बनाएगी नहीं बैठ करके, उसका काम है कंपनी को मैनेज करना, कंपनी को उसके डेली एक्टिविटीज को, उसकी प्रोडक्शन एक्टिविटीज को, उसके सेल एक्टिविटी को, परचेज एक्टिविटी को, उसको ध्यान में देना, ना कि अकाउंटिंग को देखना। पर अकाउंटिंग क्या करता है, अकाउंटिंग डे टू डे उसको मतलब ट्रेस करके और लास्ट में आकर के एक अपना फाइनल रिजल्ट बता देता है कि भाई कंपनी को फायदा हुआ है कि कंपनी को घाटा हुआ है। और उसी के बिहाफ पे फिर जो मैनेजमेंट है अपना आगे का डिसीजन मेकिंग करते हैं कि हमें कंपनी के साथ क्या करना है, कंपनी को आगे कैसे रन कराना है, कंपनी अपने एक अच्छे पाथ पे चलती रहे। उसके लिए हमारे लिए बहुत ज़्यादा जरूरी होता है अकाउंटिंग का होना। और अकाउंटिंग होगी तो उसके बिहाफ पे मैनेजमेंट को एक इन्फॉर्मेशन मिल जाती है जिससे कि हमें कंपनी को आगे रन करना है। फिर आते हैं लास्ट में, जब हम लोग अकाउंटिंग कर लेते हैं तो जो आपके कम्युनिकेशन इन्फॉर्मेशन, कम्युनिकेशन, कम्युनिकेटिंग द इन्फॉर्मेशन, जो आपने अभी तक अकाउंटिंग के बिहाफ पे जितनी भी आपने इन्फॉर्मेशन कलेक्ट की है, अब उस इन्फॉर्मेशन के बिहाफ पे जितने भी आपके इन्वेस्टर्स होते हैं, जितने भी आपकी कंपनी के इन्वेस्टर्स हैं बेटा, वो क्या करेंगे, आगे इन्वेस्ट की स्ट्रेटेजी बनाएंगे कि आपकी कंपनी में इन्वेस्ट करना है नहीं करना। हमने लास्ट क्लास बात की थी बेटा बायजूस के बारे में, बायजूस ने क्या किया था, उसने अपने इन्वेस्टर से पैसा तो लिया लेकिन उनको बदले में रिवॉर्ड नहीं दिए। तो रिवॉर्ड नहीं ना देने के पीछे रीजन क्या था कि भाई कंपनी को लॉस हो रहे थे तो रिवॉर्ड कहां से देते हैं। और जब उन्होंने रिवॉर्ड नहीं दिए तो कम इन्वेस्टर्स ने अपना पैसा वापस ले लिया, और जिसकी वजह से आज आप देख लो बेटा बायजूस पूरे पूरे बंद होने की कगार पे खड़ी है, और बंद भी हो चुकी है। 2 से 3 महीने आप और रुक जाइए, एक ऑफिशियल न्यूज आ जाएगी कि बायजूस कंप्लीटली बंद हो गई है। रीजन बेटा क्या है, कम्युनिकेट करना इन्फॉर्मेशन का। अब अकाउंटिंग से ही तो उसके इन्वेस्टर्स को पता लग पाया कि भाई हमारी जो बायजूस है उसके पास अच्छा खासा प्रॉफिट नहीं है, तो हमें यहाँ से पैसा विड्रॉ करके कहीं और पे इन्वेस्ट करना पड़ेगा जिससे हमारी इनकम जनरेट होती रहे। एंड लास्ट में हमारे पास बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है प्रोटेक्टिंग बिजनेस एसेट्स। हमारे एसेट्स को बचा के रखता है, हमारे एसेट्स को बचा के रखता है। कैसे, अगर हम लोग बेटा अकाउंटिंग करेंगे तो हम लोग रिकॉर्ड मेंटेन कर रहे होंगे, हम लोग रिकॉर्ड्स को मेंटेन कर रहे होंगे, रिकॉर्ड्स मेंटेन कर रहे होंगे। और जब रिकॉर्ड्स बन रहे होंगे तो उसमें हम लोग अपने एसेट्स को लिखेंगे। एसेट्स बेटा हमने लास्ट क्लास चर्चा की थी कि ये संपत्तियां होती हैं। अपने एसेट्स रिकॉर्ड करोगे, कितनी आपके पास मशीन है, कितने आपके पास प्लांट है, कितने आपके पास फर्नीचर है, कितनी आपके पास बिल्डिंग है, कितने आपके पास लैंड है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। जितनी भी चीजें हैं उनको आप रिकॉर्ड कर पाओगे, जितना आपके पास स्टॉक है उसे आप मेंटेन कर पाओगे। अब अगर मान के चलिए आपके पास बहुत सारा स्टॉक है लेकिन आपको पता ही नहीं आपका स्टॉक का है, आपको पता है आपके पास बहुत सारा स्टॉक है बट आपको यही नहीं पता हमारा स्टॉक रखा कितना है। आपको सिर्फ इतना पता है कि है कितना है। तो हमने कल बात की थी अकाउंटिंग किस में रिकॉर्ड होती है, मनी टर्म में रिकॉर्ड होती है। तो यहाँ जब भी हम अकाउंटिंग करेंगे तो मनी टर्म में रिकॉर्ड करेंगे उसे, और मनी टर्म में जब उसे रिकॉर्ड करेंगे तो आपके एसेट्स अपने आप ही प्रोटेक्ट हो जाएंगे, आपके एसेट्स अपने आप ही प्रोटेक्ट होंगे। चाहे वो आपके पास दो टाइप के एसेट्स हो सकते हैं, एक करंट एसेट्स, एक आपके फिक्स एसेट्स। फिक्स एसेट्स हो वो भी मेंटेन हो सकते हैं, करंट एसेट्स हो उनको भी आप बचा सकते हो, उनको भी आप बचा सकते हो, उनको भी आप निगरानी में रख सकते हो। तो ये बेटा हमारे पास नंबर 1 रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजेक्शन, नंबर 2 डिटरमाइन द प्रॉफिट एंड लॉस, नंबर 3 डिटरमाइन द फाइनेंशियल पोजीशन, नंबर 4 असिस्टिंग टू मैनेजमेंट, नंबर 5 कम्युनिकेशन, कम्युनिकेटिंग इंफॉर्मेशन टू द यूजर्स। 6 पॉइंट बेटा आपका है प्रोटेक्टिंग बिजनेस एसेट्स, अपने एसेट्स को बचा के रखना। तो ये हमारे पास कोर ऑब्जेक्टिव्स है अकाउंटिंग है, कोर ऑब्जेक्टिव्स है अकाउंटिंग के बेटा। आगे चलते हैं हम लोग। फंक्शंस ऑफ अकाउंटिंग, फंक्शंस ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंटिंग के बेसिकली फंक्शंस क्या होते हैं, अकाउंटिंग के बेसिकली फंक्शंस क्या होते हैं, अकाउंटिंग किस चीज पे एक्ट करता है, किस चीज पे रिएक्ट करता है। तो अब हम इसके बारे में थोड़ी जानकारी लेते हैं। अकाउंटिंग के मेन कोर फंक्शंस कौन कौन से हैं उसके बारे में हम बात कर रहे हैं बेटा। फंक्शंस ऑफ अकाउंटिंग, तो टोटल आपको दे रखे 5 फंक्शंस। पहला फंक्शन है बेटा मेंटेनिंग रिकॉर्ड्स, मेंटेनिंग रिकॉर्ड्स, जितने भी रिकॉर्ड्स हैं उनको मेंटेन करो, रिकॉर्ड्स को मेंटेन करो। जो आप रिकॉर्ड्स मेंटेन करोगे बेटा डे टू डे, तो उससे क्या होगा आपकी लास्ट में जाके अकाउंटिंग पॉसिबल है। अब हमने तो बात कर रखी है पहले भी बेटा कि बुक कीपिंग बेसिकली करता क्या है, रिकॉर्ड ऑफ ऑल ट्रांजेक्शंस, रिकॉर्ड ऑफ ऑल ट्रांजेक्शंस। और अकाउंटिंग क्या करता है, उसे लास्ट में आकर के उसकी समराइजिंग करते हैं। अकाउंटिंग में हम, अकाउंटिंग में क्या करते हैं हम लोग बच्चे, हम लोग करते हैं समराइजिंग। जो भी आपने बुक कीपिंग में किया उसकी समराइजिंग अकाउंटिंग में होगी, ठीक है।
तो मेंटेन करना, रिकॉर्ड्स मेंटेन नहीं कर पाओगे तो अकाउंटिंग नहीं हो पाएगी बेटा। पहला पहला फंक्शन है। सेकंड फंक्शन क्या है इसका? मीटिंग लीगल रिक्वायरमेंट्स। लेट्स से कंपनी के पास जीएसटी का नोटिस, इनकम टैक्स का नोटिस आ गया कि भाई आपको इतना टैक्स भरना है, तो कंपनी अपने आप को कैसे प्रूव करे कि भाई हमने तो इतनी अर्निंग भी नहीं की जितना आपने टैक्स बना के भेज दिया है। तो कंपनी के पास प्रूफ ऑफ ट्रांजेक्शन होना चाहिए। तो प्रूफ के तौर पे क्या काम करेगा बेटा आपका? ये मेंटेनिंग रिकॉर्ड्स। ये आपके रिकॉर्ड्स उस समय पे कंपनी के लिए हेल्प काम करते हैं, कंपनी के लिए एक वेरिफिकेशन, एक तरह के लिए बोल सकते हैं एविडेंस का काम करते हैं कि देखिए हमने तो इतनी अर्निंग भी नहीं की। हमारी अर्निंग क्या है बेटा? हमारी अर्निंग क्या है? रेवेन्यू हमारे कम है एक्सपेंसेस से, तो इट मींस हमें क्या होगा? हमें तो लॉस होगा। और लॉस के बिहाफ, लॉस अगर है तो हम लोग टैक्स क्यों भरें? लेकिन इनकम टैक्स कह रहा है कि नहीं नहीं नहीं, आपको तो प्रॉफिट हुआ है, आपको टैक्स भरना पड़ेगा। तो आप कैसे प्रूफ कर पाओगे उनके पास जाकर के? ये थोड़ी ना बेटा उनके आगे हाथ जोड़ोगे। आप हाथ जोड़ने से कुछ नहीं होगा। आपको प्रूफ ऑफ चाहिए, प्रूफ ऑफ ट्रांजेक्शन चाहिए, आपको एविडेंसेस चाहिए, आपको एविडेंसेस चाहिए। और एविडेंसेस आपको मेंटेन द रिकॉर्ड्स। अगर आपने मेंटेन किए होंगे तो आप रिकॉर्ड्स रख सकते हो वहां पे, नहीं किए होंगे तो फिर आपको प्रॉब्लम होने वाली है बच्चे। मेरी बात यहां तक क्लियर है? ठीक है। नेक्स्ट आते हैं हम लोग बेटा असिस्टिंग टू मैनेजमेंट। अभी हमने चर्चा की असिस्टिंग टू मैनेजमेंट, ये सेम पॉइंट वही है, बस कॉपी पेस्ट हो रखा है। आपको सेम बात वहां पे भी लिखनी है। असिस्टिंग टू मैनेजमेंट का मतलब सिंपल सा है कि मैनेजमेंट को पता होना चाहिए कि हमारी अकाउंटिंग के में प्रॉफिट आया कि लॉस आया। लॉस आया तो किस रीजन से आया, वो फिर मैनेजमेंट आगे सोचेगा कि वर्कर्स ने अच्छे से काम नहीं किया, सपोज करो इन्वेंट्री का लॉस हो गया, सपोज करो हमने परचेजिंग खराब की थी, सपोज करो हमारी सेल एक्टिविटी अच्छी नहीं हुई, तो वो काम फिर आगे मैनेजमेंट देखेगा कि कैसे अच्छा नहीं हुआ। अकाउंटिंग का काम बस इतना होता है कि प्रॉफिट एंड लॉस को बता देना, प्रॉफिट एंड लॉस को बता देना। तो यहां पे है असिस्टिंग टू मैनेजमेंट, ये इसका तीसरा फंक्शन है। तीसरा, फर्स्ट फंक्शन, सेकंड फंक्शन एंड थर्ड फंक्शन, तीन फंक्शन हो गए। चौथा फंक्शन है बेटा आपका प्रिपेयरिंग स्टेटमेंट्स। अब स्टेटमेंट कौन कौन सी? स्टेटमेंट का मतलब है इंफॉर्मेशन को बनाना, इंफॉर्मेशन को बनाना। अब इंफॉर्मेशन कौन सी है बेटा? अभी हमने बात की थी ट्रेडिंग, ट्रेडिंग अकाउंट है बेटा ये, प्रॉफिट एंड लॉस एंड बैलेंस शीट, ये तीन चीजों को बनाना, यही तो आपके लिए प्रिपरेशन स्टेटमेंट। अब स्टेटमेंट किस बिहाफ पे बन पाएंगे? जब आपने अकाउंटिंग, जब आपने बेसिक मेंटेन किया होगा, रिकॉर्ड्स, रिकॉर्ड मेंटेन हुआ तो आपके बाकी चीजें भी बन पाएंगी बेटा। तो प्रिपेयरिंग स्टेटमेंट्स। एंड अगला आता है बेटा आपका पास फिफ्थ पॉइंट है कम्युनिकेट। अब जो भी आपने बनाया, जितनी भी आपने इंफॉर्मेशन को रिकॉर्ड किया है, अब उसे क्या करोगे? आप इंफॉर्मेशन को अपने पास रखोगे। अपने पास ही रखनी तो बनाए क्यों बेटा? हमें उसको कम्युनिकेट करना है। किसको? सामने वाले पर्सन को। उसके बहुत सारे यूजर्स होते हैं, उसको बहुत सारे लोग पढ़ने वाले होते हैं इस इंफॉर्मेशन को, जो भी हम अकाउंटिंग करते हैं। इसको बैंक पढ़ता है, इसको कंपनियां, इसको कंपनी का स्टाफ पढ़ता है, कंपनी के ओनर पढ़ते हैं, मैनेजमेंट पढ़ता है, बैंक वाले पढ़ते हैं, आपकी टैक्स अथॉरिटीज पढ़ती हैं, जनरल पब्लिक पढ़ती है, कस्टमर्स पढ़ते हैं। और जो आपको उधार दे रहे हैं, जो आपको उधार दे रहे हैं मीन्स आपके क्रेडिटर, जिन्होंने आपको पैसा उधार पे दिया, जिन्होंने आपको सामान उधार पे दिया, जिन्होंने आपको लोन दिया, वो सभी इसको रीड करते हैं। तो वो सब क्या है बेटा? वो आपके यूजर्स हैं, अकाउंटिंग के यूजर्स हैं। तो उन्हीं को हम बोलते हैं क्या? कम्युनिकेटिंग इंफॉर्मेशन। अब ये यूजर तक इंफॉर्मेशन जाएगी और यूजर इसके बिहाफ पे एक इंफॉर्म डिसीजन लेगा, एक अच्छा डिसीजन लेगा। यहां तक मेरी बात क्लियर बेटा? तो हमारे पास टोटल कितने पॉइंट्स हैं? नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 एंड नंबर 4, नंबर 5। ये टोटल आपके पास 5 पॉइंट्स है। कितने पॉइंट है बच्चे? 5 पॉइंट। ये हमने 5 पॉइंट डिस्कस कर लिए फंक्शन ऑफ अकाउंटिंग, फंक्शन ऑफ अकाउंटिंग। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं बेटा। अब आता है हमारे पास एडवांटेजेस ऑफ अकाउंटिंग, एडवांटेजेस ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंटिंग की एडवांटेजेस क्या होती हैं? अकाउंटिंग की बेसिकली एडवांटेजेस क्या क्या है हमारे पास, हमें इसके ऊपर चर्चा करनी है। अब अकाउंटिंग की एडवांटेजेस, एडवांटेजेस का मतलब होता है विशेषताएं बेटा। एक तरह से बोल सकते हैं इसको मेरिट्स हैं, अकाउंट्स की मेरिट्स, मतलब कौन कौन सी इसमें अच्छी अच्छी बातें हैं। पहली अच्छी बात क्या है? फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन अबाउट बिजनेस। बिजनेस से रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन होगी उसे रिकॉर्ड करेंगे, बिजनेस से रिलेटेड। ये नहीं कि आदमी किसी पर्सन से रिलेटेड, बिजनेस से रिलेटेड जितने भी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन हैं उनको हम लोग इस्तेमाल करेंगे। पहला पॉइंट है एडवांटेज में। ओके, सेकंड पॉइंट, सर ये वाला पॉइंट तो बार बार पीछे पड़ा हुआ है, ये पॉइंट हर जगह पे है बेटा।
असिस्टिंग टू मैनेजमेंट, ये हर पॉइंट, ये हर जगह पे है। चाहे अभी आपने थोड़ी देर पहले आपने पढ़े थे ऑब्जेक्टिव्स, फिर आपने पढ़े फंक्शंस, फिर आप पढ़ रहे हो एडवांटेजेस, तो सर ये तीनों में है। हाँ बेटा तीनों में है, क्योंकि मैनेजमेंट को जब तक अकाउंटिंग के बारे में नहीं पता लगेगा, वो अपना एक इन्फॉर्म डिसीजन वो भी नहीं ले पाएगी कि वर्कर्स को कैसे समझाना है, हमें रॉ मटेरियल सुधारना है, हमें अपना प्रोडक्शन प्रोसेस सुधारना है, या सेल प्रोसेस को सुधारना है। भाई तीन चीजें हैं ना, आप रॉ मटेरियल अच्छा खरीदो, उससे फिनिश गुड्स अच्छे बनाओ, फिर उसको सेल करो, तभी तो आपको प्रॉफिट होगा। आपने रॉ मटेरियल खराब खरीदा है, तो उससे जो भी फिनिश गुड्स बनेगा वो खराब ही बनेगा, तो जब उसकी आप मार्केटिंग करोगे तो अच्छी हो पाएगी। आपने अच्छा गुड्स खरीदे हैं, सपोज आपने रॉ मटेरियल अच्छे अच्छे परचेज किए हैं, उसका प्रोडक्शन बेटा आपने क्या बोलते हैं खराब कर दिया है, तो सेल अच्छी हो पाएगी? नहीं हो पाएगी। रॉ मटेरियल अच्छा, प्रोडक्शन अच्छा, अब सेलिंग गंदी है, तो मैनेजमेंट क्या करता है, मैनेजमेंट इनमें से तीन चीजों को देखता है, तीन से चार चीजें चेक करता है कि भाई कहां पे लैप हो रहा है, कहां पे लैग हो रहा है, कहां पे क्या है, और उसे आकर के फिर ये एग्जैक्ट कर, मतलब उसे करेक्ट करते हैं लोग, एग्जैक्ट लोकेशन में पहुंच के उसे जो है करेक्ट करते हैं। तो असिस्टेंस टू मैनेजमेंट, मैनेजमेंट को समझाना, ये दूसरा पॉइंट है बेटा। थर्ड पॉइंट आता है रिप्लेस मेमोरीज, रिप्लेस मेमोरीज। अब मेमोरी जितनी भी है बेटा उनको रिप्लेस करना। भाई अकाउंटिंग करोगे तो आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपने अकाउंटिंग कर रखी है। जब आपने अकाउंटिंग कर रखी है तो आपके लिए क्या है बेटा, ये बेस्ट ऑप्शन हो जाता है कि आपको याद करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप हर ट्रांजेक्शन को लिख रहे हो। बेटा एक छोटा सा काम अगर आपको मैं ऐसे ही बोलता हूं, आज आप आराम से बैठ करके एक छोटी सी कॉपी लेना और उसमें अपने डेली के ट्रांजेक्शंस, जो भी आप डेली के ट्रांजेक्शंस करते हो, मम्मी पापा जो भी कर रहे हैं बेटा घर में, जो भी, तो आप यहाँ पे डेट मेंशन करना, आप यहाँ पे उसकी डिटेल मेंशन करना, और यहाँ पे उसका अमाउंट मेंशन करना। ठीक है, जब आपका ये पूरा जून मंथ कंप्लीट हो जाएगा, फिर आपका नेक्स्ट आएगा जुलाई, तो आप जुलाई के लिए पहले से प्रिडिक्शन कर पाओगे कि जून में जब इतने खर्चे हुए हैं तो जुलाई में भी इतने खर्चे होंगे, इस डेट में हमने ये खरीदा था तो इस डेट में भी हम लोग खरीदेंगे। तो आप एक तरह से बोलोगे हम तो सर पंडित बन गए, हम तो बेटा क्या से बन गए, हम तो हो गए एस्ट्रोलॉजर, हमें तो फ्यूचर दिख रहा है। फ्यूचर नहीं दिख रहा, आपने ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड किए हुए थे। जब ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड किए हुए थे तो आप आगे के जितने भी ट्रांजेक्शन होने वाले हैं उनको पहले से प्रिडिक्ट कर सकते हो, उनकी भविष्यवाणी कर सकते हो कि अच्छा ऐसे हुआ था। तो ये है रिप्लेस मेमोरी। तो जब सोचिए कंपनियां कब से अपने रिकॉर्ड मेंटेन कर रही हैं, तो क्या हुआ आज 2025 से बैठ के अपने आप को चेक कर सकती हैं? बिल्कुल चेक कर सकती हैं प्रीवियस के ब्याह पे। अब मैंने कल भी जिक्र किया था शार्क टैंक का। शार्क टैंक में जितने भी बेटा आते हैं जो लोग, वो सामने जो जजेस बैठे होते हैं वो उनसे क्या पूछते हैं कि आपकी सेल कितनी होगी इस ईयर में, तो वो ईयर की सेल पूछते हैं। 2025 तो अभी शुरू हुआ है बेटा, खत्म तो काफी मतलब लेट होगा, कैसे बता देंगे बेटा वो कि भाई हमारी सेल इतनी होने वाली है? क्योंकि वो बताते हैं डेटा के ब्याह पे। डेटा क्या है बेटा, उन्होंने जो मेंटेन किया हुआ रिकॉर्ड, मतलब अकाउंटिंग, दैट इज रिप्लेस मेमोरी। रिप्लेस मेमोरी, मेमोरी को रिप्लेस कर पा रहे हो आप, चीजों को चेक कर पा रहे हो। मैं ऐसा नहीं बोल रहा कि भाई हम प्रीवियस जाके ले, प्रीवियस भी जाके चेक करते हैं, फ्यूचरिस्टिक भी आगे के लिए आप सोच सकते हो। तो रिप्लेस मेमोरी पॉइंट नंबर थर्ड है बेटा आपके पास। फोर्थ पॉइंट पे हम बात करते हैं फैसिलिटेट्स कंपैरेटिव स्टडीज। आप क्या कंपेयर कर पाओगे? यस कंपेयर कर पाएंगे। 2023 को 2024 से हम आराम से कंपेयर कर सकते हैं, और 2025 के लिए आगे के लिए प्रेडिक्शन कर सकते हैं कि क्या होने वाला है। तो ये कंपैरेटिव स्टडी है, एक तरह से हम प्रीवियस से जाके कंपेयर कर पा रहे हैं और आगे के लिए भी सोच पा रहे हैं बेटा। नेक्स्ट आता है बेटा आपके पास फिफ्थ पॉइंट, फैसिलिटेट द सेटलमेंट ऑफ टैक्स लायबिलिटी। टैक्स लायबिलिटी को कैसे आप सॉल्व करोगे? भाई कंपनी कह रही है, जैसे कि अभी पीछे आपने जोमेटो के बारे में सुना होगा, जोमेटो को 6,000 करोड़ रुपीज का नोटिस आ गया जीएसटी का। आपने जीएसटी नहीं भरी। किस पे जीएसटी नहीं भरी? जो आप डिलीवरी चार्जेस लेते हो उस पे आपको जीएसटी लगती है 18% की, वो आपने भरी नहीं है। अब जोमेटो किस कैसे क्लेम करे कि मैंने भाई जीएसटी भरी है? तो जोमेटो के पास हर बिल का एक ना एक प्रूफ ऑफ ट्रांजेक्शन होगा, और जो ट्रांजेक्शन का अगर प्रूफ है आपके पास तो वो सबको कलेक्ट करेगा, सारा डेटा बनाएगा, और डेटा जाकर के जीएसटी ऑफिस में सबमिट करेगा, और जीएसटी ऑफिस को बताएगा कि देखो भाई मैंने भर दिया था। तो फैसिलिटेट सेटलमेंट ऑफ टैक्स लायबिलिटीज, अपने टैक्स लायबिलिटी को सॉल्व कर सकता है, टैक्स लायबिलिटी को सॉल्व कर सकता है। एक और कंपनी है बेटा, आपने शायद उसके बारे में भी सुना हो, डेल्टा कॉर्पोरेशन। वो अम्यूजमेंट पार्क वगैरह चलाते हैं, ठीक है, जैसे कि आपका वाटर पार्क हो गए, कहीं पे मेला लगता है, कहीं पे कुछ, तो ऐसे करके कुछ कुछ एक्टिविटीज करता है। डेल्टा बहुत बड़ी कंपनी है, छोटी मोटी नहीं है। यहाँ तक कि बेटा वो ऑनलाइन में जैसे आपने देखा होगा गैम्बलिंग वगैरह होते हैं, वाले काम भी करवाती हैं। उस कंपनी को जीएसटी ने नोटिस भेजा है बेटा, इमेजिन करिए आप, 16,000 करोड़ रुपीज। और जो उसके ओनर है, ओनर का कहना है मेरी कंपनी की वैल्यूएशन ही कितनी है, 4,000 करोड़। मेरी कंपनी की वैल्यूएशन ही कितनी है, 4,000 करोड़ रुपीज। और आपने मुझे जीएसटी का नोटिस कितना भेजा है,
16,000 करोड़ रुपीज। उसके मालिक ने धमकी दे दी मैं कंपनी बंद कर दूंगा, मैं कंपनी बंद करूंगा तो जहां जहां पे मेरे अम्यूजमेंट पार्क है वहां पे वो बंद हो जाएंगे, जिससे वर्कर्स अनएम्प्लॉयड होंगे, जिससे वर्कर्स क्या हो जाएंगे बेटा, आप अनएम्प्लॉयड हो जाएंगे। तो जीएसटी ने बाद में फिर उसको थोड़ा सा सहारा देते हुए बोला कि हम इसके बारे में सोचते हैं, और आज तक उसके ऊपर डिसीजन मेकिंग नहीं हो पाई कि क्या होने वाला है, उस कंपनी का कुछ भला होगा नहीं होगा हमें भी नहीं पता। लेकिन उसने कैसे प्रूव किया अपने आप को, यहाँ पे बेटा प्रूफ हुआ है, ट्रांजेक्शन कैसे हुए भाई, हमने जब और बाकी चीजें एक्टिविटी की तो आपको टैक्स तो दिया है ना। आप कैसे बोल सकते हो कि 4,000 की कंपनी, आप इमेजिन करो 4,000 कंपनी में 16,000 करोड़ का टैक्स लग गया, नॉट पॉसिबल। लेकिन क्लेम करना पड़ेगा, बताना पड़ेगा सामने वाली पार्टी को कि भाई हम लोग कैसे, किस बिहाफ पे हम इस बात को बोल रहे हैं बेटा। ठीक है, मैं थोड़ा सा पहले उसको इरेज कर दूं, कुछ ज्यादा ही हो गया। आगे हम बात करते हैं, आगे हम चर्चा कर रहे हैं बेटा। नेक्स्ट है फैसिलिटेट लोन्स। लोन लेने में बेटा हेल्पफुल है। अब कोई एक पर्सन है, उसे अगर बैंक से लोन चाहिए, वो अपना इनकम प्रूफ दिखाएगा। सिंपल सी बात है, एक पर्सन है, एक कंपनी है बेटा, तो एक कंपनी है तो वो अपना इनकम टैक्स, वो अपनी कंपनी का इनकम टैक्स दिखाएंगे, प्रूफ ऑफ ट्रांजेक्शन, इनकम टैक्स का एक प्रूफ दिखाएंगे कि भाई हम लोग इनकम की थी, उसके ब्याह पे टैक्स भी भरा था। तो जाहिर सी बात है लोन लेने में बेटा हमारे लिए हेल्पफुल है। अब जब आपने इनकम टैक्स भरा है बेटा, तो इनकम टैक्स भरा होगा तो इनकम भी जनरेट की होगी, और जब इनकम जनरेट की होगी तो इसके लिए क्या बनाया होगा, एक प्रूफ बनाया होगा। उसी प्रूफ को क्या कहते हैं हम बच्चे, अकाउंट्स कहते हैं। उसी प्रूफ को हम लोग कहते हैं अकाउंट्स। तो फैसिलिटेट लोन्स, अगर आपकी इनकम होगी तो आप उसे बस प्रूफ कर दो। जैसे कि मैंने बोला इंडिविजुअल के केस में इनकम प्रूफ चाहिए, तो कंपनी के लिए इनकम प्रूफ क्या होता है, उसके अकाउंट्स होते हैं, उसके अकाउंट्स होते हैं कंपनी के लिए। तो अपने लिए हेल्पफुल है बेटा लोन लेने में भी। ओके, तभी हम लोग अकाउंटिंग करते हैं। एविडेंस इन कोर्ट, एविडेंस इन कोर्ट, टैक्स सेटलमेंट वाला पॉइंट आप यहां पे भी ऐड कर सकते हो, जो अपने टैक्स सेटलमेंट। हाँ, कोर्ट में ये कैसे प्रूव कर सकते हैं अकाउंटिंग के बिहाफ पे, बेटा बहुत सारी चीजें दुनिया में चलती हैं जिससे हम लोग जानते भी नहीं है मैक्सिमम चीजों को। तो अकाउंटिंग के बिहाफ पे लोग प्रॉपर्टी का झगड़ा सुलझा लेते हैं, प्रॉपर्टी की लड़ाइयां हो जाती हैं अकाउंट्स के बेसिस पे। ठीक, तो यहाँ पे क्या है, कोर्ट में ये एविडेंस के तौर पे काम करता है। अगर राजा महाराजा भी हैं बेटा, अगर उनके बिहाफ पे कोई टैक्स सेटलमेंट अगर रहता है, राजा महाराजा भी हैं, तो वो भी यहीं पे जाते हैं बेटा कोर्ट में सेटलमेंट के लिए। मतलब कोई प्रॉपर्टी में डिस्प्यूट हो गया तो आप कैसे सॉल्व करोगे, कोर्ट में ये अकाउंटिंग आपके लिए हेल्पफुल हो जाती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं पॉइंट नंबर 8, फैसिलिटेट सेल ऑफ बिजनेस। अगर आपको अपना बिजनेस बेचना है तो आप कैसे बेचोगे, किस बिहाफ पे बेचोगे बेटा, हम बेचेंगे अकाउंटिंग के बिहाफ पे। भाई देखिए, आप मेरा बिजनेस परचेज कर रहे हो, आप मेरी बिल्डिंग परचेज कर रहे हो, ओके, इस बिल्डिंग की वैल्यू है कितनी, 12 लाख। भाई हमारा काम था मिठाइयों का, मिठाई बेचते थे हम लोग, स्वीट शॉप थी बेटा हमारी। लेकिन हमें पता लगा है कि आप भी सेम काम करने वाले हो, तो आने वाले फ्यूचर में जितने भी कस्टमर्स हमारे पास आते थे, हमारी रेपुटेशन के कारण हमारे पास आते थे, अब वो कस्टमर आपके पास भी आएंगे, जाहिर सी बात है। तो आप तो अभी बिजनेस अपना सेटअप करोगे और आपको सेटअप बना बनाया मिल रहा है, कस्टमर भी आपको ऑलरेडी मिलेंगे। तो ऐसा कीजिए, मैं 12 लाख तो नहीं, आप मुझे ऐसा कीजिए 14 लाख रुपीज पे कर दीजिए। तो एविडेंस इन, मतलब बिजनेस को सेल करना है तो उसमें भी आपको फैसिलिटेट करता है ये अकाउंटिंग। अब जो व्यक्ति है जिसने बिजनेस को सेल करना हो, तो 12 लाख में बेच रहा था, लेकिन उसने 12 महीना बेच के उसे 2 लाख रुपए एक्स्ट्रा मांग रहा है। क्यों मांग रहा है, क्योंकि उसे दिख रहा है कि भाई मेरी अकाउंटिंग वाइज मेरे को प्रॉफिट होता है, और ये बिजनेस तो मैं बंद कर रहा हूँ क्योंकि मैं कहीं और जा रहा हूँ सपोज करो। और ये जो सामने वाला पर्सन जिसको मैं आज बिजनेस अपना सेल कर रहा हूँ, ये भी सेम एक्टिविटी करने वाला है, ये सेम बिजनेस के अंदर एंटर करने वाला है। नेक्स्ट हम बात करते हैं हेल्प इन डिसीजन मेकिंग। हेल्प इन डिसीजन मेकिंग, जैसे मैंने अभी बात की बेटा, हम एक तरह से पंडित बन जाएंगे, एक तरह से हम लोग क्या बन जाएंगे बेटा, डिसीजन मेकिंग आगे के लिए कर पाएंगे। तो बेटा हम बात कर रहे थे डिसीजन मेकिंग में, तो डिसीजन मेकिंग में कैसे, जैसे कि हमारे लिए हेल्प करता है ये, हमारे लिए इस प्रकार से हेल्प करता है डिसीजन मेकिंग में कि हम आने वाले फ्यूचर में जो चीज हमारे ट्रांजेक्शन होने वाले हैं उनको हम फुलफिल कर सकते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए, भाई एक कंपनी है, उसने सपोज करो 2022 में अर्न किए 2 लाख, 2023 में उसने अर्न किए 3 लाख,
2024 में उसने अर्न किए बेटा, सपोज करो 1 लाख। तो मुझे एक बात बताओ, 2025 में कितना कंपनी अर्न कर सकती है? सोच के बताना बेटा जरा एक बारी। तो आप बोलेंगे सर यहाँ पे 2 लाख, यहाँ पे 3 लाख, यहाँ पे 1 लाख, टोटल मिला के 6 लाख, इसका एवरेज होता है। हो गए ना बेटा, आप भी एस्ट्रोलॉजर, आपको भी चीजें पता लग गई बेटा। तो अकाउंटिंग बेसिकली क्या है, डिसीजन मेकिंग में हम क्या करने वाले हैं उसके बारे में हमें पहले एक इन्फॉर्म डिसीजन दे देता है कि ऐसा हो सकता है। कोई जरूरी नहीं मैं 2 लाख ही कमाऊं बेटा, 2 लाख से कम भी कमा सकते हैं, 2 लाख से बहुत ज्यादा भी कमा सकते हैं, किसी को नहीं पता। अडानी इंटरप्राइजेस का कहते हैं इससे पहले कभी भी इतना अच्छा प्रॉफिट नहीं हुआ, इस साल में उसने 500% प्रॉफिट अर्न किया है। अब 500% का मतलब होता है लास्ट ईयर उसने 100% ही अर्न किया होगा, तभी तो इस साल बोला जा रहा है कि उसने 500% मतलब 5 गुना कमाया उसने। ये कैसे पॉसिबल हो सकता है सर? अभी तो आप कह रहे हो कि इसका एवरेज होता है। वही तो मैं बात कर रहा हूँ बेटा, अकाउंटिंग कैसे हो सकती है, कंपनी के ऊपर डिपेंड करता है। कंपनी ऊपर भी हो सकती है, कंपनी नीचे भी बैठ सकती है। अभी जैसे आप सुन रहे होगे इजराइल और साथ में क्या बोलते हैं ईरान की लड़ाई हो रही है, तो अडानी इंटरप्राइजेस पे अब एक संकट आ रखा है कि अडानी इंटरप्राइजेस का ईरान में एक रिफाइनरी है, अब उसके ऊपर अगर लेट से कोई बम वगैरह गिर जाएगा तो कंपनी के जो प्रॉफिट्स 500% थे वो गायब हो जाएंगे नेक्स्ट ईयर। इस ईयर तो चलो आ गया, नेक्स्ट ईयर हमें भी नहीं पता कंपनी कमाएगी या फिर नहीं कमाएगी। तो एक इन्फॉर्म डिसीजन आ जाता है अकाउंटिंग के बेसिस पे, एक अकाउंटिंग के बेसिस पे इन्फॉर्म डिसीजन आ जाता है हमारे पास। ठीक है बच्चे, ये हमने इसके ऊपर भी चर्चा कर ली है पूरी पूरी। तो ये हमारे पास एडवांटेज ऑफ अकाउंटिंग टोटल खत्म हो गई है। नेक्स्ट हम बात करते हैं किसके ऊपर अब, लिमिटेशंस। ये बेटा इसको बहुत आराम से और बहुत प्यार से समझना इसको, ये बड़े इंपॉर्टेंट है बेटा। क्योंकि अब क्या है एग्जाम में हमारे पास क्या है, एग्जाम में क्वेश्चन डायरेक्ट नहीं आते, इनडायरेक्ट आते हैं। लिमिटेशन ऑफ अकाउंटिंग, ये अंदर का कंटेंट देंगे आपको। लिमिटेशन का मतलब बेसिकली होता है कमियां। अब वो कमियां कैसे, ध्यान देना, वो अंदर का कंटेंट देते हैं आपको और आपसे ये वाला पॉइंट पूछते हैं, ये वाला पॉइंट, ये पॉइंट के बारे में बताओ, ये पॉइंट के बारे में बताओ, इन पॉइंट्स के बारे में बताओ कि ये कौन सी लिमिटेशन है, ये कौन सी लिमिटेशन है। तो अगर हमने लिमिटेशन को अच्छे से डिटेल में पढ़ा हुआ है तो हम बता पाएंगे, अदरवाइज बेटा फिर मार्क्स गए। ये 3 से 5 मार्क्स का क्वेश्चन भी आ सकता है आपके पास थ्योरी में। गौर करेंगे बेटा। सबसे पहला, अकाउंटिंग इज नॉट फुल्ली एग्जैक्ट। अकाउंटिंग के बारे में बड़ा सिंपल सा बोला जाता है, एक गंदी बात इसकी ये है कि ये फुल्ली एग्जैक्ट नहीं है। इसमें हर चीज किस में चलती है बेटा, प्रिडिक्शन बेसिस पे चलती है। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया ना बेटा कि हम लोग कितने रुपए कमाने वाले थे, 2 लाख रुपए, मैंने जो अभी आपको थोड़ी देर पहले प्रिडिक्शन बताई है। लेकिन एक बात बताइए कि ज्यादा कमा सकते हैं क्या उससे? हाँ कमा सकते हैं, और कम भी कमा सकते हैं, बिल्कुल कमा सकते हैं। तो अकाउंटिंग इज नॉट फुल्ली एग्जैक्ट। अभी तक तो हम अकाउंटिंग की बहुत अच्छी 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 बातें कर रहे थे, अब थोड़ी सी हम गंदी गंदी बातें करेंगे इसके बारे में। मतलब इसके इसके जो फंक्शंस होते हैं, जो इसके अकाउंटिंग के जो एक्चुअल में जो होता है लिमिटेशन, उसके बारे में बातें कर रहे हैं। अकाउंटिंग इज नॉट फुल्ली एग्जैक्ट, अकाउंटिंग कभी फुल्ली एग्जैक्ट नहीं होती है, अकाउंटिंग फुल एग्जैक्ट नहीं होता। इसके पीछे रीजन क्या है, मोस्ट ऑफ ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड ऑन द बेसिस ऑफ एविडेंसेस। मोस्ट ऑफ ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड ऑन एविडेंसेस, सारे ट्रांजेक्शन एविडेंस के बेस पे रिकॉर्ड होते हैं, ये अकाउंटिंग की अच्छी बात है। ठीक है, जैसे कि सेल आपने किया वो क्या बोलते हैं, एविडेंस के बेस पे रिकॉर्ड होगी। ओके, परचेज किया आपने तो एविडेंस, क्योंकि आपको रसीद मिलेगी, आपको पर्ची मिलेगी, आपको बिल मिलेगा। ठीक है, कैश में तो रिसिप्ट मिलेगी आपको। लेकिन कुछ चीजें चलती हैं बेटा एस्टिमेशन बेस पे। किस पे चलती है? एस्टिमेशन के बेसिस पे हम लोग अंदाजा मारते हो, ठीक, जिससे कि हमारा प्रॉफिट एंड लॉस असर्टेन हो पाता है, निश्चित हो पाता है। अब जैसे एग्जांपल बता रहा है, जो जो चीजें हम लोग अंदाजा मारेंगे, जो हम एस्टिमेट करेंगे, जैसे कि एग्जांपल के लिए नंबर 1 डेप्रीशिएशन। भाई कोई जरूरी है आपके घर में जो पंखा लटका है, जो फ्रिज है, जो कंप्यूटर है, जो टेलीविजन है, जो मोबाइल है, वो घिस गया है, कोई पक्का नहीं है, लेकिन हम लोग मानते हैं कि हाँ लेट से उसकी वैल्यू डाउन हो गई होगी, उसकी वैल्यू डाउन हो गई होगी। आज आप कोई नया फोन लेके आओ शॉप से जाकर के, लेट से 30,000 रुपीज का, कल आप शॉप वाले को बोलो भैया ये फोन नहीं चाहिए, वो देखना आपको 101% उसकी वैल्यू हाफ कर देगा। हाफ नहीं तो 5,000 4,000 कुछ तो रिड्यूस करेगा करेगा,
रीजन क्या उसके पीछे बेटा, वो कहेगा भाई साहब ये सेकंड हैंड हो गई, क्या हो गई है, सेकंड हैंड हो गई है, मतलब मैंने इस हाथ से ली तो फर्स्ट हैंड थी, इस हाथ में रखा तो सेकंड हैंड हो गई। वो ऐसे तो मैन्युफैक्चरर ने भी किया, सेलर ने भी किया, सब ने किया होगा, तो सेकंड हैंड तो कब की हो चुकी है, सेकंड हैंड नहीं, उस पर लगता है वर्ड डेप्रीशिएशन। क्या लगता है, डेप्रीशिएशन। डेप्रीशिएशन होता है बेसिकली यूसेज। डेप्रीशिएशन के बहुत सारे भाई है, अभी हम लोग जब बेसिक टर्म्स ऑफ अकाउंटिंग पढ़ेंगे उसमें हम जानेंगे इसको। तो फिलहाल के लिए डेप्रीशिएशन एक तरह का क्या एस्टिमेशन है, तो डेप्रीशिएशन वर्ड आता है अकाउंटिंग के अंदर। भाई ये कैसे रिकॉर्ड कर रहे हो आपसे, जब ये हमने अभी बात की एविडेंसेस के बिहाफ पे रिकॉर्ड होता है, पर ये तो किस बेस पे रिकॉर्ड होता है, डेप्रिसिएशन एक अजम्पशन बेस पे रिकॉर्ड हो रहा है, और आज भी रिकॉर्ड होता है, हम भी रिकॉर्ड करते हैं इसको। अब कई लोग बोलते हैं कि ये कैसे रिकॉर्ड हो रहा है, पर हम लोग बोलते हैं कि अच्छा भी तो है ये। अगर ये नहीं होता तो हम कभी किसी एसेट की एक्चुअल वैल्यू नहीं पता कर पाते। दूसरी चीज, जब हम प्रोडक्ट बना रहे हैं उसमें उस मशीन का कितना कंट्रीब्यूशन हुआ वो हम कभी पता नहीं कर पाते। तो डिप्रिसिएशन छोटा मोटा वर्ड नहीं, बड़ा वर्ड है बेटा। कई लोग उसको गलत बोलते हैं, कई लोग उसको सही बोलते हैं, लेकिन अकाउंटिंग बन चुकी है उसमें इसको रिकॉर्ड किया जाता है। बट ये एस्टिमेशन के बेस पे बेटा, फिर कह रहा हूं ये एस्टिमेशन है, बस हम मानते हैं इसको कि इतनी वैल्यू डाउन हो जाएगी, ठीक है। सेकंड आता है बेटा पॉसिबल बैड डेट्स। पॉसिबल बैड डेट्स, बैंक जितने भी होते हैं, जब वो लोन, बैंक का बेसिक काम क्या होता है, डिपॉजिट को एक्सेप्ट करना और लोगों को लोन्स वगैरह प्रोवाइड कराना। अब लोन तो दे दिए, पर लोन देने के बाद क्या होता है, बैड डेट्स होने की संभावना होती है। बैड डेट्स मतलब पैसा डूबने की संभावना। इसके लिए वो बनाते हैं प्रोविजंस। ये अगेन अकाउंटिंग की टर्म है बेटा, प्रोविजंस, इसको भी आप पढ़ोगे आगे चल के। तो प्रोविजन बनाएंगे हम लोग। ये प्रोविजन भी किस बेस पे है, एक एस्टिमेशन बेस पे। जैसे कि मैंने सपोज ए को पैसे दिए 100 रुपए। अब ए को मुझे पता है, ए को पैसे देने के बाद जब ए ने सोचो मेरे से उधार ही लिया है, तो आप एक बार बताइए क्या उसकी फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी है। अगर अच्छी होती तो पैसे लेता हमसे, वो उसकी कंडीशन खराब है अभी उसने पैसे लिए, क्या ये मुझे पैसे फ्यूचर में दे पाएगा वापस, यस और नो। यस तो कोई दिक्कत नहीं है, फिर तो अच्छी बात है। लेकिन इन केस आपको थोड़ा सा भी डाउट हो रहा है, सर 10% डाउट है कि पैसा शायद ना मिले, पैसा शायद ना मिले। और अगर पैसा नहीं मिला बेटा, अगर हमें 10% भी डाउट है बेटा, 10% भी डाउट होता है और पैसा नहीं मिला मुझे फ्यूचर में, तो ये 10% क्या है, ये तो मैंने माना है अपनी मर्जी से 10% पैसा नहीं मिलेगा। 10% का मतलब 10 रुपए नहीं मिलने वाले, बैलेंस अमाउंट कितना है, 90 मिल जाएगा। तो 10 रुपए क्या है, बेसिकली लॉस मैंने रिकॉर्ड करवाया। 10% क्या है, ये मैंने माना था। मैंने अभी आपको एग्जांपल देके बताया, मैंने इसको माना था। हम अगर कोई भी चीज मान रहे हैं तो क्या वो कभी भी एक्चुअल में प्रूफ हो सकती है, नहीं। तो वही बात हम यहाँ पे कर रहे हैं, अकाउंटिंग इज नॉट फुली एग्जैक्ट। अकाउंटिंग कभी एग्जैक्ट नहीं होती है बेटा, हम उसे बनाते हैं एग्जैक्ट, हम उसे बनाते हैं और उसे पढ़ाते भी हैं और उसे बोलते हैं बच्चों को यही एग्जैक्ट है। और सब मतलब दुनिया इसी पे चल रही है, सरकार इसी पे चल रही है, कंपनियां इसी पे चल रही है, हम भी इसी पे चल रहे हैं, पूरा शेयर मार्केट इसी पे चल रहा है। अकाउंटिंग कैसे बताता है, हर चीज एग्जैक्ट है, हर चीज कैसी है, एग्जैक्ट है। जैसे अभी पीछे आपने एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूं, ये प्रोविजन वाला वर्ड ही है। इंडसइंड बैंक के बारे में सुना होगा, इंडसइंड बैंक के अंदर क्या हुआ, यही वाला तो काम हुआ। उसने प्रोविजन मानी हुई थी कि इतनी हमारी जो इन्वेस्टमेंट्स है वो डाउन हो जाएंगी, लेकिन वो डाउन नहीं हुई, वो डाउन नहीं हुई। और उनकी जो प्रोविजन थी वो साथ साथ चल रही थी और डाउन भी नहीं हुई। तो अब हो गया बेटा कंपनी को लॉस, कंपनी को क्या हो गया, लॉस, क्योंकि आप जबरदस्ती का खर्चा रिकॉर्ड कर रहे हो, जबरदस्ती का खर्चा ये तो। और जब उन्होंने इसको एक बार में राइट ऑफ किया, राइट ऑफ मतलब होता है खत्म करना, इससे हमारे जो इंडसइंड बैंक के जितने भी अकाउंट्स थे उनमें बहुत बड़ी फ्लक्चुएशन आ गई, जिसकी वजह से इंडसइंड बैंक मार्केट में फेमस हो गया कि भाई कंपनी ने, मतलब बैंक ने बहुत बड़ा घोटाला किया है। आरबीआई भी इसके पीछे पड़ गया, भाई तुमने ऐसा काम क्यों किया। बाद में समझ में आया कि ये बैंक की गलती नहीं, आरबीआई की कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन है जिनकी वजह से ऐसा काम हुआ है। बैंक की गलती नहीं, आरबीआई के रूल्स ऐसे हैं। सर आरबीआई ही तो बैंक चलाते हैं बेटा, बैंक्स के रूल अलग होते हैं, लेकिन बैंक्स को अकाउंटिंग के रूल भी तो एक्सेप्ट करने पड़ते हैं। और अकाउंटिंग के रूल हमने कल ही बात की थी, कौन बनाता है हमारे लिए, ये बनाता है हमारे लिए आईसीआई। कौन बनाता है, आईसीएआई, ये रूल बनाता है। तो बैंक के ऊपर इसके रूल भी लग रहे हैं, आरबीआई के रूल भी लग रहे हैं। तो प्रॉब्लम आ गई, अकाउंटिंग भी करो साथ साथ रूल भी निभाओ, तो यहां पे प्रॉब्लम आई बेटा। ठीक है, चलिए तो कुछ ज्यादा आपके लिए डेप्थ हो गया, डेप्थ मत समझना, बस इतनी बात समझना, अकाउंटिंग नॉट फुली एग्जैक्ट क्यों नहीं है। तो उसके लिए मैंने आपको कुछ कीवर्ड्स बता दिए कि कीवर्ड्स कौन कौन से हैं। कीवर्ड्स बेसिकली इसमें हैं, जैसे आपके लिए हम लोग डेप्रिसिएशन वर्ड मानते हैं, दूसरा हम लोग पॉसिबल बैड डेट्स हो गया, ठीक है। सेकंड चीज प्रोबेबल मार्केट प्राइस ऑफ स्टॉक ऑफ गुड्स। हम जो भी सामान मान रहे हैं बेटा, अब मार्केट में लेट से हमने तो सामान खरीदा 10 रुपए का, मार्केट कंडीशन खराब हो गई जिसकी वजह से उसके दाम बढ़ गए, 12 रुपए हो गए।
तो मैं कितने का रिकॉर्ड करूंगा? मैं तो 10 का रिकॉर्ड करूंगा, क्योंकि मेरे पास एविडेंस कितने का है, बिल कितने का है, मेरे पास बिल सर 10 रुपए का है, मैं 10 का ही रिकॉर्ड करूंगा। जबकि मार्केट में वैल्यू कितनी हो चुकी है, 12 रुपए। मार्केट में वैल्यू कितनी हो गई है, 12 रुपए की, तो रॉ मटेरियल के दाम क्या हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे बेटा। लेकिन मार्केट में तो मैंने 10 रुपए का परचेज किया, मैं 10 का ही रिकॉर्ड करूंगा। तो अकाउंटिंग नॉट फुली एग्जैक्ट, अकाउंटिंग कभी एग्जैक्ट नहीं बताती किसी भी चीज के बारे में। अकाउंटिंग बस जो बताती है ऊपर ऊपर की बातें होती है बेटा। यहां तक मेरी बात क्लियर? यस सर। पॉइंट नंबर 2, अकाउंटिंग डज नॉट इंडिकेट द रिलायजेबल वैल्यू। व्हाट इज रिलायजेबल वैल्यू? रिलायजेबल का मतलब होता है कि मैं उसे कितने में सेल कर सकता हूं, सेल वैल्यू, इसको हम बोल सकते हैं सेल वैल्यू। कंपनी की सेल वैल्यू, उसे हम कितने में रिकॉर्ड कर सकते हैं, दैट इज सेल वैल्यू। अब जरा ध्यान देंगे बेटा, यहां पे अकाउंटिंग डज नॉट इंडिकेट द रिलायजेबल वैल्यू। बैलेंस शीट में जितनी भी चीजें, बैलेंस शीट डज नॉट शो अमाउंट ऑफ कैश विच द फर्म में रियलाइज बाय द सेल ऑफ एसेट्स। बैलेंस शीट में जितने भी एसेट्स लिखे हैं बेटा, सपोज वहां पे लिखी मशीनरी, क्या वो कंपनी को पता है कि ये कितने की बिक जाएगी बेटा? अब मैंने थोड़ी देर पहले बात की डेप्रीशिएशन की, मैं दोबारा से एक बात और करते हैं बेटा। कोविड से पहले और कोविड के बाद, कोविड से पहले, कोविड के बाद, और कोविड में ही फिर रशिया की वाली लड़ाई हुई थी। और रशिया की लड़ाई के चक्कर में बेटा क्या हुआ था, जितनी हमारी ऑटोमोबाइल कंपनीज थी उनका रॉ मटेरियल महंगा हो गया था। और जब रॉ मटेरियल महंगा हो गया तो बाइक की वैल्यू बढ़ गई थी। बाइक्स की वैल्यू, जो बाइक आपकी पहले 70-80,000 में आती थी, वो बाइक आपकी हो गई 1 लाख क्रॉस। और जब वो बाइक्स बेटा 1 लाख क्रॉस हो गई, अकाउंटिंग तो कहती है कि हर एसेट की वैल्यू डाउन होगी, हर एसेट की वैल्यू डाउन होगी समय के साथ साथ। लेकिन हमारे एक जानने वाले हैं, उन्होंने बाइक को परचेज किया 70,000 रुपीज में, और बाद में उन्होंने वही बाइक को 70,000 में बेचा 3 साल बाद। रीजन, वैल्यू बढ़ गई बेटा उसकी। तो अकाउंटिंग कभी भी रिलायजेबल वैल्यू को शो नहीं कर पाती एग्जैक्टली कि वो कितने में सोल्ड होगी, कितने में वो सोल्ड होगी। बस हम मान लेते हैं कि डेप्रिसिएशन लगेगा, अकाउंटिंग में वैल्यू कम हो जाती है एसेट्स की, लेकिन एग्जैक्टली हम उसकी रिलायजेबल सेल वैल्यू को कभी भी कैलकुलेट नहीं कर सकते। सेल वैल्यू कभी कैलकुलेट नहीं कर सकते। कोई भी चीज हो दुनिया में, हम अकाउंटिंग वाइज उसको कभी भी रिकॉर्ड नहीं कर पाएंगे कि वो एग्जैक्टली कितने की सोल्ड हो रही है। जैसे मैंने अभी फोन का एग्जांपल दिया आपको कि फोन मैं अभी लेके आया 30,000 रुपीज, बिलिंग कितने की हो रही है, 30,000 रुपीज की। लेकिन अगर मैं उसको 2 दिन बाद भी सोल्ड करूंगा तो क्या वो 30,000 की सोल्ड होगी मार्केट में? नहीं होगी। वो कितने की सोल्ड होगी? 20,000, 25,000। उससे ऊपर तो सोल्ड होने वाली ही नहीं है। रीजन, बोलने का डेप्रिसिएशन लग गया। और डेप्रिसिएशन मैंने अभी बोला, डेप्रिसिएशन इज नॉट फुली एग्जैक्ट, वो तो हमारे अजम्पशन के बेस पे चलता है, वो हमारे अजम्पशन के बेस पे चलता है। तो ऐसे हम लोग रिलायजेबल वैल्यू कभी बता नहीं सकते अकाउंटिंग के अंदर। ठीक है बच्चे? ओके सर। और आप देख पाएंगे तो यहाँ पे भी डेप्रिसिएशन का ही मेजर एग्जांपल ले रखा है। पॉइंट नंबर 3, अकाउंटिंग इग्नोर द क्वालिटेटिव, अकाउंटिंग इग्नोर द क्वालिटेटिव एलिमेंट्स। क्वालिटेटिव एलिमेंट्स का मतलब होता है किसी के अंदर कोई अच्छी बातें होना। जैसे कि एक्स पर्सन कोई है, मिस्टर श्याम, वो बहुत ज्यादा ऑनेस्ट पर्सन है, बहुत ज्यादा अच्छे पर्सन है, बहुत ज्यादा डिसिप्लिन पर्सन है। अब डिसिप्लिन पर्सन को क्या मैं रिकॉर्ड करूंगा? क्या वो मॉनेटरी टर्म में आ रखा है? नहीं आ रखा। वो किस में है बेटा? वो क्वालिटेटिव में है। वो क्वालिटेटिव एलिमेंट्स है, क्वांटिटेटिव नहीं है। यहाँ पे 2 वर्ड्स होते हैं बेटा। हम लोग मॉनेटरी को बेसिकली कैलकुलेट करते हैं क्वांटिटेटिव टर्म में। किस में पढ़ते हैं बेटा? क्वांटिटेटिव टर्म में, मतलब नंबर्स के बेस पे होता है। किस पे बेस पे होता है? नंबर के बेस पे। जबकि अकाउंटिंग जो रिकॉर्ड होगी मनी मतलब क्वांटिटी में होगी। लेकिन राम क्या है बेटा? अभी मैंने क्या क्या बात, सॉरी, मिस्टर श्याम क्या है? एक क्वालिटेटिव पर्सन है, एक ऑनेस्ट पर्सन है। और ये अकाउंटिंग के अंदर सबसे बड़ी कमी क्या है? ये क्वालिटेटिव एलिमेंट्स को इग्नोर कर देता है। क्या कर देता है? इग्नोर कर देता है। उन्हें कभी भी कंसिडर नहीं करता, उन्हें रिकॉर्ड नहीं करता। ये कंपनी अच्छी है, मैटर नहीं करता। इस कंपनी से हमने सामान लिया, अब मैटर करता है। इस कंपनी से हमने सामान लिया अभी मैटर नहीं करता। उसकी मॉनेटरी टर्म कितनी है बेटा? वो पैसे में कितना आया है? जब तक पैसे नहीं पता लगेंगे आप रिकॉर्ड नहीं कर पाओगे। तो अकाउंटिंग की जो तीसरी लिमिटेशन है वो है आपकी, अकाउंटिंग इग्नोर क्वालिटेटिव एलिमेंट्स, क्वालिटी को रिकॉर्ड नहीं करता। ठीक है। पॉइंट नंबर 4 बेटा, अकाउंटिंग इग्नोर द इफेक्ट ऑफ प्राइस लेवल चेंजेस। अब प्राइस लेवल चेंजेस के लिए हम बेस्ट एग्जांपल मानते हैं बेटा गोल्ड के प्राइस को। आज आप गोल्ड का प्राइस टुडे, आपने गोल्ड बाय किया लेट से 80,000 का, टुमारो आप इसको सोल्ड कर रहे हो बेटा 80,000 में, क्या ये बिकेगा? यस भी और नो भी है।
मैंने आज खरीदा 80,000 का, कल मैं इसको बेच सकता हूं क्या 80,000 में? नहीं बेच सकता, क्योंकि गोल्ड की वैल्यू क्या होगी बेटा, अप एंड डाउन होती है। जब गोल्ड की वैल्यू अप एंड डाउन होगी तो वो तो उसी के ब्याह पे बिकेगा। तो अकाउंटिंग इग्नोर द प्राइस लेवल चेंजेस, अकाउंटिंग इस चीज को कभी कंसिडर नहीं करता। वो कहता है मेरे पास एविडेंस किस चीज का है, एविडेंस बिल का है, और बिल अगर मेरे पास 10,000 80,000 का तो मैं 80,000 से ही रिकॉर्ड करूंगा और 80,000 पे ही लिखूंगा इसको। लेकिन कल जब गोल्ड को मैं बेचने जाऊंगा तो मार्केट में कितने बिकेगा हमें भी नहीं पता बेटा, लेकिन रिकॉर्ड कितने का करें उसे हम लोग। यहां प्रॉब्लम आती है कि प्राइस लेवल चेंजेस को हम अकाउंटिंग में कभी रिकॉर्ड नहीं कर पाते हैं। हाँ तरीके हैं बेटा रिकॉर्ड करने के, फिर वो फिर आगे का है, आगे फर्दर सीखेंगे उसे हम लोग। पॉइंट नंबर 5 हमारे पास आता है अकाउंटिंग में लीड टू विंडो ड्रेसिंग। विंडो ड्रेसिंग का मतलब क्या होता है बच्चे, कोई अमाउंट लिखा हुआ है लेट से 2,000 रुपीज, मैंने अगर इसके आगे 1 लगा दिया, आपको क्या पता चल रहा है, दैट इज विंडो ड्रेसिंग। ये आपके लिए विंडो ड्रेसिंग एक तरीके से। सर ये तो एक तरह से चीटिंग हो गई। हाँ चीटिंग होती है, अकाउंट्स में चीटिंग होती है बेटा, अकाउंट्स में चीटिंग होती है, लोग करते हैं चीटिंग, ऐसी चीजें चलती भी हैं। दैट इज विंडो ड्रेसिंग। इसी को हम लोग अकाउंटिंग की भाषा में एक शब्द बोलते हैं जो लिमिटेशन ऑफ अकाउंटिंग है, विंडो ड्रेसिंग। इसको थोड़ा पढ़ लेते हैं एक बारी। विंडो ड्रेसिंग मीन्स, ये वर्ड काफी अच्छा है, मैनिपुलेशन ऑफ अकाउंट्स, अकाउंट्स में छेड़छाड़ करना, सो एज टू कंसील वाइटल फैक्ट, प्रेजेंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट सच वे शो टू बेटर पोजीशन। अब हम लोग मैनिपुलेशन करते हैं जिससे अकाउंटिंग की जो पोजीशन है वो अच्छी दिखाई दे। एक समय पे कोटक बैंक है या फिर बैंक ऑफ बड़ौदा है, इनमें से किसी एक कंपनी ने अपनी फाइनेंशियल पोजीशन को बेटर करने के लिए, अब क्या होता है बेटा, बैंक जितने भी हैं जब वो लोन देते हैं किसी भी पर्सन को, तो लोन देने के बाद उससे ईएमआई की वो डिमांड करेंगे। कितने महीने तक करते हैं, 3 महीने तक करते हैं। अगर 3 महीने तक उस बंदे ने पैसे नहीं दिए तो उसको पहले तो वो मानते हैं अपना डेटर। डेटर मतलब जिसने मेरे से पैसे ले रखे हैं, जिसने मेरे से पैसे ले रखे हैं, तब तक तो वो कंपनी बैंक के लिए क्या है, डेटर है। लेकिन जब वो पैसे नहीं देता तो कंपनी उसको मान लेती है नॉन परफॉर्मिंग असेट्स, इसको बोलते हैं एनपीए। उससे पहले क्या था, वो परफॉर्मिंग असेट्स क्या था, जो उनके लिए काम कर रहा था। जब उसने पैसे नहीं दिए 3 महीने तक, तो अब क्या करते हैं, उसे डाल देते हैं एनपीए के अंदर। अब उसी बैंक ने, मुझे नाम बैंक का कंफर्म याद नहीं है कौन सा बैंक था, लेकिन बैंक ने ये गड़बड़ की थी। उस बैंक ने क्या किया, उसके ऊपर अब आगे ऑडिट, क्योंकि अकाउंटिंग करने के बाद अकाउंट्स की चेकिंग होती है और चेकिंग करने के लिए चार्टर्ड अकाउंटेंट्स आते हैं। तो उन्होंने उन चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को ना बताया कि हमारे पास एनपीए हो चुका है, लॉस हो चुका है। क्योंकि जब भी लॉस होते हैं बेटा, तो आरबीआई की एक गाइडलाइन है, हमें अपने जितने भी एनपीएस हैं वो बैड बैंक को देने पड़ते हैं। सर बैड बैंक क्या होता है, बैड बैंक भी आरबीआई का क्या कंसेप्ट है कि हर बैंक को अपने पास एनपीए नहीं रखने, एनपीए तुम छोड़ दो, एनपीए को बैड बैंक देखेगा। बैड बैंक मतलब एक तरह का रिकवरी एजेंट, वो सरकारी रिकवरी एजेंट है, वो जाके पैसे कलेक्ट करता है, चाहे वो बेचे चाहे 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 वो कुछ भी करे। पर वो एनपीए अलग अलग किस्सा है थोड़ा, उसके बारे में हम कभी बात करेंगे। अब ये जो एनपीए को छुपाने के लिए उन्होंने क्या किया, उन्हीं सारे डेटर्स को अगेन लोन बांट दिया, अगेन लोन बांट दिया कि इन्होंने फ्रेश लोन ले रखा है और जो पुराना लोन चल रहा था वो लोन में जोड़ दिया। क्यों किया ऐसा, बेटर फाइनेंशियल पोजीशन, बेटर फाइनेंशियल पोजीशन। वो तो शुक्र है उन लोगों का, वो इतने ईमानदार थे जिन्होंने लोन ले रखा था, कि उन्होंने कंपनी के लिए क्वेरी रेज कर दी इंटरनेट पे। किसी ने ट्विटर पे डाल दिया, किसी ने वीडियो बना दी, किसी ने पोस्ट कर दिया ऐसी कि हमने तो पैसे मांगे नहीं, हमें जबरदस्ती का लोन मिल रहा है। और ये बात आरबीआई तक पहुंच गई। फिर आरबीआई जो आरबीआई ने एक्शन लिया, उससे बातें फिर हम तक भी निकल के आई, क्योंकि हम तो एक सिंगल यूनिट है बेटा, हमें कुछ पता नहीं चलता फाइनेंशियल में हो क्या रहा दुनिया के अंदर। लेकिन ये बात पता लगी जब लोगों को डबल डबल लोन मिल गए, क्योंकि डबल लोन मिले हैं बेटा। और बाद में बैंक ने क्या सफाई दी है कि हमारा जो एक पर्सन बैठा हुआ था उसे गलती से सिंगल बटन दब गया। बेटा 500 अकाउंट में लोन आप दोबारा रिफिल कर रहे हो, एक सिंगल बटन से हो जाएगा, और हो जाएगा तो रोज दबाओ ना बटन वाला, नॉट पॉसिबल, ऐसा नहीं होता है बेटा। ठीक है, तो अकाउंटिंग क्या है, विंडो ड्रेसिंग। इसमें विंडो ड्रेसिंग हो सकती है, जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले बात की, अमाउंट 2,000 रुपए का था, अमाउंट कितने का था यहाँ पे 2,000 रुपए, लेकिन 2,000 से अमाउंट कितने का हो गया, 12,000 का हो गया। अब मेरा मन कर रहा है इसके आगे एक दो और लगाने का, लगा दो। इसको बोलते हैं विंडो ड्रेसिंग। क्या एक तरीके से विंडो ड्रेसिंग। तो टोटल हमारे पास लिमिटेशंस कितनी है बच्चे, ये टोटल लिमिटेशन हमारे पास है 5। पहली लिमिटेशन क्या है, अकाउंटिंग नॉट फुली एग्जैक्ट। सेकंड लिमिटेशन है बेटा